जब मैं क्लास 11 में, मैंने रांची से विकास विद्यालय रांची से हायर सेकेंडरी किया। जब मैं हायर सेकेंडरी कर रहा था तो उस समय हम लोग को ये हो रहा था कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे इसके बाद। तो उस ज़माने में एक जेई का इम्तहान होता था, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, जिससे आईआईटी में एडमिशन मिलता था। एक इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का इम्तहान होता था, उससे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद जो आजकल वो पीजेई से होता है। फिर इसी प्रकार से एक एनएसटीएस होता था, नेशनल साइंस टैलेंट एंड सर्च एग्जामिनेशन होता था, उसे साइंस में जाने के लिए मिलता था। ऐसे बहुत सारे और टेस्ट होते थे, बिरला इंस्टीट्यूट होता था, ब्रिज प्लानिंग होता था, और कई सारे इम्तहान होते थे। कोई इंजीनियरिंग के होते थे, कोई मेडिकल के होते थे। इंसिडेंटली मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ चूँकि बायोलॉजी नहीं पढ़ाई होती थी, सब लोग बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, हम साइंस का ही जानते थे। तो या तो पढ़ाई वहाँ पे जो है इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, या कुछ उसके अलावा जो है साइंस करो, नेशनल साइंस टैलेंट सर्च। और बाकी जो बचे वो बच्चे, उनको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता था, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता था। वो ह्यूमैनिटीज पढ़ते थे, कुछ करते थे कि भाई ठीक है बाद में सिविल सर्विस हो जाएगी। लेकिन वो था 1977 जब मैं हायर सेकेंडरी कर रहा था। आज जिस प्रकार से पिछले 10 साल में देश बदला है और जैसे अपॉर्चुनिटीज बदली है, तो 2024 का भारत वो नहीं है जो 2014 का भारत था या 2010 का भारत था। भारत बिल्कुल बदल गया और बहुत तेजी से बदल भी रहा है। तभी तुम लोगों के सामने अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम किस अपॉर्चुनिटी को अपने को अवेल करना चाहते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। वो तुम्हारे ऊपर कैसे निर्भर करेगा, तो तुम्हारे पेरेंट्स का होगा, तुम्हारे पेरेंटल बैकग्राउंड क्या है। अगर सोचो मेरे लिए, मेरा तो कोई पेरेंटल बैकग्राउंड, तो मेरे तो फादर बहुत साधारण सी समझ में थे, थोड़ी साधारण सी समझ में थे, तो हम तो वहाँ से पेरेंटल बैकग्राउंड अकेला तो काम नहीं कर सकते। पेरेंटल बैकग्राउंड के अलावा तुम्हारा जो है तुम्हारे एस्पिरेशंस, क्या तुम्हारे एस्पिरेशंस हैं, तुम अपने आप को कैसा देखना चाहते हो थोड़े समय के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, कैसा देखना चाहते हो। कोई कहता है कि हम अपने आप को अटॉर्नी जनरल देखना चाहते हैं, कोई कहता है कि हम अपने आप को सक्सेसफुल बिजनेसमैन देखना चाहता है, कोई कहता है कि मैं सक्सेसफुल जज के रूप में देखना चाहता हूँ, कोई हमको चाहता है सिविल सर्वेंट बन के देखना चाहता है, कोई फॉरेन सर्विस में जाता है, कोई IAS अफसर बनना चाहता है। तो अलग अलग एस्पिरेशन आते हैं। तो योर एस्पिरेशन कम्स ऑन द वे। ये भी हो सकता है कोई अपने आप को अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन हो तो कहीं अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं। हमने आज जितने लोग रोहित शर्मा को जानते हैं, जितने लोग जो सौरभ गांगुली जानते हैं, उतना हमें तो कोई नहीं जानता है। चाहे हम कितना भी पढ़ के 30 बार का IAS बन जाए, जो बदले, हमें तो कोई नहीं जानता। बट सौरभ गांगुली जो हर आदमी की जुबान पे हो, रोहित शर्मा हर आदमी की जुबान पे हो, है ना, या मेरी कॉम है वो सबके जुबान पे आ जाएगी। तो जो स्पोर्ट्स वाले भी कोई हो सकता है कि मतलब इतने ज़्यादा मशहूर बने कि वो आपके स्पोर्ट्स हो सकता है। तो आज की डेट में इतने अपॉर्चुनिटीज खुल गए हैं कि आपको कुछ भी बन सकता है, बट तुम्हारा एस्पिरेशन नहीं मैटर। और तीसरा क्या मैटर करता है, तुम्हारी क्षमता क्या है ना। मैंने पेरेंटल बैकग्राउंड हो गया, दूसरा तुम्हारा एस्पिरेशन हो गया, तीसरी तुम्हारी क्षमता क्या है, व्हाट इज योर पोटेंशियल। क्योंकि तुमने क्या एक्वायर किया है, कैसा नॉलेज किया है, क्योंकि हर जगह कंपटीशन है। अनलाइक आउटसाइड, बाहर विदेशों में हमने देखा, मैंने बहुत बार विदेशों में जाके पढ़ने का भी मौका मिला मुझे। मैंने ऑस्ट्रेलिया में जाके MBA किया, सिडनी में MBA किया, मैंने नीदरलैंड्स में जाकर के मास्टर्स किया, US में जाके मैंने कोर्स किया, इंग्लैंड में मैंने कोर्स किया, बहुत सारे मुझे पढ़ने का मौका मिला, पढ़ाने का भी मौका मुझे मिला। कनाडा में एक यूनिवर्सिटी में जाकर मैंने पढ़ाया भी। मैंने देखा कि वहाँ उतना कंपटीशन नहीं। हमारे देश में कंपटीशन बहुत है, हर जगह कंपटीशन। चाहे तुम स्पोर्ट्स में जाओ, चाहे तुम सिविल सर्विस में जाओ। अगर सिविल सर्विस में IAS बनना चाहते हो तो लाखों बच्चे इम्तहान देते हैं, उनमें से कुछ 100 बच्चे का सिलेक्शन होता है सिविल सर्विस। स्पोर्ट्स में जाओ तो ऐसा नहीं कि हर कोई रोहित शर्मा और हर कोई सौरभ गांगुली, हर कोई सचिन तेंदुलकर बन जाए। इतने सारे बच्चे क्रिकेट में हैं जिसमें से उनमें से कुछ एक बच्चे सौरभ गांगुली, रोहित शर्मा बनेंगे। या अगर तुम साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो हर बच्चे जो है
साइंटिस्ट जैसे कि अभी हाल में यहाँ की वो लेडी थी करगल, क्या नाम है उनका, जो कि अभी इसमें हाँ लखनऊ की, तो उनका जो वो उतना बड़ा साइंटिस्ट, जो कि इसरो में इतनी बड़ी साइंटिस्ट है, जो हमारा चंद्रयान हुआ उसके पूरे उसमें मिशन में किसी वजह हेडिंग है, हर कोई वो नहीं बन सकता है, या कलाम साहब जो बनना है तो हर कोई नहीं बन सकता। इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन के लिए तुम्हें अपनी क्षमता को देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द बेस्ट इन यू। वन इज योर कॉलिंग, अंदर से क्या बोल रहा है तुम्हारा, बोल रहा है हमको पुलिस अफसर बनना, बहुत अच्छी बात है, पुलिस अफसर बनना बहुत अच्छी बात है, हमें फॉरेन सर्विस बनना है, हमें बहुत अच्छी बात है, हमको जयशंकर साहब जो हमारे जो विदेश मंत्री वैसे बनना है, बहुत अच्छी बात है। दैट्स योर नेचुरल कॉलिंग, कॉलिंग फ्रॉम इनसाइड। बट उस कॉलिंग फ्रॉम इनसाइड शुड ऑल्सो मैच विद योर पोटेंशियल, तुम्हारे अंदर क्या है। एंड व्हाट मैटर्स मोस्ट इज योर कमिटमेंट टू ड्राइव टू दैट पोजिशन, है ना, क्योंकि इस कॉम्पिटिशन में वही आगे बढ़ता है जो कि पूरी क्षमता के साथ लग करके उसको पूरा करना चाहता है, क्योंकि अदरवाइज इट बिकम्स अ ड्रीम। ड्रीम इज गुड, बट ड्रीम टू लिव योर ड्रीम, उसको तुम पूरा करने के लिए अगर तुम मेहनत करोगे तो पक्का जो है समझ लो कि तुम उस ड्रीम को अचीव कर सकते हो। नो ड्रीम इज इम्पॉसिबल, मान के चलो। मैंने सीखा माननीय प्रधानमंत्री जी से, मैं भारत सरकार में इतना काम करने का मौका मिला, जो चीज प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया वो सिद्धि की तरफ पहुंचा दिया उन्होंने। देखो, देश को स्वच्छ भारत का उन्होंने संकल्प लिया, कोई सोच नहीं सकता था हमारा देश स्वच्छ हो पाएगा। कोई 2014 में, उस जमाने में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी था, कोई सोच नहीं सकता था कि हमारा देश साफ हो पाएगा, बट देखते देखते हमारा देश साफ हो। अभी भी हमें कुछ अचीव करना है, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल आइडियल सिचुएशन में पहुंच गए। आइडियल सिचुएशन तक पहुंचने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का 2.0 लागू किया गया, और हम वो भी हम पहुंच जाएंगे। जिस रफ्तार में हमने इतना अचीव किया, जहाँ पे कोई आशा ही नहीं थी, आज वो सब जगह साकार होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने संकल्प लिया कि हम सबको मकान दे देंगे, करोड़ों मकान बनाने। लोग सोचते थे कि कहाँ से जमीन मिलेगी, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से इतने बनाने वाले आएंगे, कैसे करेंगे। देखते देखते सारा सारा बन गया, बनता हुआ सबको सब साकार हो गया, है ना। जो तुमको ये हुआ कि जो कैसे हम लोग जो है सब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देंगे। देखो, आज इतने करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा, उस्मान भारत की सुविधा मिलती, तो चीज़ तो वही है। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कहीं दूर से बाहर से कुछ ला दिया, सब कुछ चीज़ें वही हैं, वही सिविल सर्वेंट है, वही सारी व्यवस्था है, लेकिन उसी व्यवस्था में सारी चीज़ें संभव हो गई। तो कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं है, संकल्प लेना है, और संकल्प के साथ एक बार जुड़ जाओगे तो सिद्धि की तरफ सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो तुमने जो कुछ भी सोचा है, और ये भी मैं बता दूं कि तुमने जो सोचा है जरूरी नहीं कि वैसा ही बने। मैं अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ। जब मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ता था, तुम्हारे जैसे मैं क्लास 11 में पढ़ता था, तो मैंने सब सारा इंजीनियरिंग का भी दिया, नेशनल साइंस टैलेंट का भी इम्तहान दिया, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के दिया, बट वो हमने इम्तहान लिया, खाली फॉर्म भरा था, तो इम्तहान ही नहीं दिया। मेरे 2 बहुत अच्छे हो गए, तो मैंने तीसरे का इम्तहान ही नहीं दिया। मेरा IIT में भी हो गया, नेशनल साइंस टैलेंट सर्च में भी हो गया। तब मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, मैं एक स्पेस साइंटिस्ट बनना चाह रहा था। मेरे मन में एक भाव था कि मैं स्पेस साइंटिस्ट बनूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेसर सतीश धवन जो कि इसरो के हेड थे, एक बार आए थे जब मैं उसमें स्कूल कैप्टन था, और उनको मैं उनका स्कोर था, उनकी बातें सुन करके, उनको देख करके मेरे मन में ऐसा भाव बना कि मैं स्पेस साइंटिस्ट बनूंगा। इसीलिए मैंने नेशनल साइंस टैलेंट रिसर्च एग्जाम, बहुत मुश्किल इम्तहान होता था, पूरे देश से 100 बच्चे सेलेक्ट होते थे, और 100 बच्चों को देश साइंटिस्ट बनाता। वो स्कीम खत्म हो गई, जिसमें राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। स्कीम खत्म होकर के NTS स्कीम चालू की गई, लेकिन उन बच्चों पर सरकार बहुत खर्च करती थी। सरकार के खर्चे से बचपन से पढ़ा हूँ मैंने, कक्षा 7 से लेकर के पूरी हमारी पढ़ाई सरकार के खर्चे से हुई है। तो मैं उनको सतीश धवन जी से इतना मेस्मराइज था कि मेरा मन था कि मैं स्पेस साइंटिस्ट बनूं। लेकिन जब मेरा NSTS में हो गया, उतनी मुश्किल परीक्षा में, इतनी कंपटीशन में मेरा सिलेक्शन हो गया, और IIT में भी हो गया, तो फिर क्या भगवान की नियत थी कि मेरा मन हुआ कि हम IIT करेंगे, साइंस नहीं करेंगे, साइंस नहीं करेंगे। तो हमारा वो परिवर्तन भी होता रहता, वो हमारा जो स्पेस साइंटिस्ट वाली बात थी वो खत्म हो गई।
जब इंजीनियरिंग भी आईआईटी में गया तो आईआईटी में भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। तो वहाँ का मैं बेस्ट स्टूडेंट था, मैंने स्कूल में भी बेस्ट रहा, इस अपने आईआईटी में भी मैं वहाँ का टॉपर भी था, बेस्ट स्टूडेंट भी रहा, बेस्ट ऑलराउंडर भी रहा, सब कुछ ही था। मेरे पास ऑप्शन थे कि मैं अमेरिका चला जाता, क्योंकि हमारे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे ज़्यादातर अमेरिका जाते थे। वहाँ पे आईआईटी में पढ़ करके जो भारत सरकार इतना खर्च करती थी, बच्चों पर खर्च करती थी, हमारे साथ के जो हमारे साथ कुछ 52 बच्चे थे उसमें 45-46 चले गए अमेरिका चले गए थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और मैं उनमें सबसे बेस्ट था। मेरी CPI 10.0 थी, बेस्ट ऑलराउंडर था, हर चीज़ में मैं पार्टिसिपेट करता था, हर चीज़ में मेडल्स लाता था, सब चीज़ करता था। तो मेरे लिए तो बड़ा आसान काम था विदेश में जाना। मैं दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी में, चाहे MIT हो चाहे स्टैनफोर्ड हो, किसी यूनिवर्सिटी में मैं जा सकता था, और तो पूरी स्कॉलरशिप में फेलोशिप के साथ जाता, और बहुत खुशी खुशी हमारे सारे प्रोफेसर भेजते थे। लेकिन मेरे साथ एक घटना हुई, तो मैं इसको जब कर रहा था तो मैं कन्फ्यूज़न में आ गया कि क्या करूँगा। IIT मैंने विदेश जाने के लिए जेई देना पड़ता था, एक टॉफेल देना पड़ता था, और एक GRE हुआ करता था। तो वो देने के लिए मैं तैयारी करने के लिए जब मैं अपने प्रोफेसर नोट्स मिला तो सारे प्रोफेसर्स को ही कहता था, सब तो कहते थे तुम्हारे लिए तो बेस्ट ऑप्शन इज टू गो टू US एंड द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन US, क्योंकि तुम्हें सबसे अच्छा रिकमेंडेशन मिलेगा, वहाँ जाके तुमको स्कॉलरशिप मिलेगी, यू रियली एंजॉय लाइफ, यू विल गेट ग्रेट जॉब। लेकिन मेरे मन में कभी संतुष्टि नहीं होती, मन में कभी आता ही नहीं था कि क्या मैंने बोल रहे हैं, मैं जा क्या करूँगा। उन्हें जैसे होता कि आप खाना खा लिए लेकिन मन नहीं करता, मेरा मन नहीं करता। मेरे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर राजा रमन, जो कंप्यूटर साइंस के हमारे प्रोफेसर थे, और अभी भी करीब 90 साल के हैं, ISC बेंगलोर में प्रोफेसर एमेरिटस है। वो और उनकी पत्नी, उनके साथ भी मैंने काम किया था, उनका कोर्स भी किया था एक, उनके साथ समर में भी मैंने काम किया था। उनकी पत्नी जो थी वो वॉलेंटरली हमारे स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में बहुत सारा पार्टिसिपेट करती थी। उनके साथ मैंने बुक बैंक बनवाया था, क्योंकि मैं बड़े साधारण बैकग्राउंड से था, किताबें बड़ी महंगी आती थी वहाँ, हम किताबें खरीद नहीं सकते थे, और लाइब्रेरी बड़ी लिमिटेड बुक्स होती थी। तो मैंने एक बुक बैंक उनकी मदद से, धर्मा आंटी उनको हम कहते थे, धर्मा आंटी की मदद से हमने वहाँ पे बुक बैंक लिया था। कॉलेज ने मदद किया था कि जो भी आप किताब को हम खरीदेंगे, बच्चों को हम 10% पे देंगे, मैंने अगर 1000 रुपये की किताब है तो उसको 100 रुपये में मिल जाएगी, और 100 रुपये मिलेगी, और सेमेस्टर के बाद आप किताब को वापस करोगे तो उसमें से 50 रुपये आपको और वापस हो जाएगा, यानी 50 रुपये में किताब। वही किताब बार बार चलती रहती थी, बड़ी महंगी महंगी किताबें आती थी, हमारे जैसे बच्चे तो खरीद ही नहीं सकते थे। IIT में सरकार हमको फीस माफ़ की थी, थोड़ी स्कॉलरशिप देती थी, लेकिन ये किताबें तो खरीदने को नहीं मिलता था। तो बुक बैंक जो मैंने वहाँ चालू किया था धर्मा आंटी की मदद से, उससे बहुत सारे बच्चों का, सबसे पहले हमारे जैसे जितने बच्चे थे सबकी मदद हुई। हमारे यूनिवर्सिटी IIT ने हमको कुछ उसमें एक ग्रांट दे दिया, और उसके बाद किताबें खरीदी, और फिर वही सर्कुलेट होने लगी। तो दोनों से हम बहुत नज़दीक थे, धर्मा आंटी से भी और प्रोफेसर राजा रमन से भी। जब उनके पास में गया, उनसे मैंने पूछा कि सर मुझे कन्फ्यूजन में है कि मैं करूँ क्या। तो वो जो सामान्य लोग कहते थे, भाई तुम इतने अच्छे पढ़ने में हो, इतना सब कुछ काम करते हो, तुमको तो अमेरिका से अच्छा कुछ है ही नहीं तुम्हारे लिए। उन्होंने बताया तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो, वही क्वेश्चन मैं तुम लोग से करना चाहता हूँ, तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो। मैंने कहा सर मैं तो इतना ज़्यादा, देश हमको पढ़ाया है, गांव से निकाल करके पढ़ाया है, यहाँ तक आज मैं पहुँचा हूँ, तो मैं चाहता हूँ अपने देश के लिए कुछ करूँ। हमारा परिवार भी बहुत साधारण परिवार है, मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूँ। उन्होंने कहा कि फिर तुमको और लोग क्या कह रहे हैं, तो बोले सब कोई कहता कि अमेरिका जाओ। हमने कहा सर, उन्होंने कहा नहीं, अमेरिका जाना तुम्हारे लिए तो सही नहीं। अगर तुम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने परिवार के लिए करना चाहते हो, समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, तो अमेरिका जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक बार तुम अमेरिका चले गए तो तुम कभी नहीं लौटोगे। उन्होंने मुझे एक थ्योरी दी, N+1 थ्योरी। उन्होंने कहा जब भी तुम्हारा मन करेगा कि चलो अब बहुत हो गया यहाँ, अब चलते हैं हिंदुस्तान, तो तुम्हारे मन ही नहीं होगा हिंदुस्तान आने का। क्यों? क्योंकि तुमको तो जाकर पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे, तुम अगर रिसर्च में जाते हो तो वहाँ अच्छा लगेगा, कॉर्पोरेट में जाते हो तो वहाँ अच्छा लगेगा, तो तुमको लगेगा चलो इस साल नहीं अगले साल जाएगा। N+1, उन्होंने इसका नाम दिया था N+1 सिंड्रोम। फिर तब तक तुम्हारी शादी हो जाएगी, चाहे तुम वहीं शादी कर लोगे या तुम अपने देश में आके शादी करोगे, तो तुम्हारी जो मैडम होगी
उनको वो इतना अच्छा लगने लगेगा कि उनको भी आने का मन नहीं करेगा, वो भी वो N+1 सिंड्रोम में जाएंगे, चलो इस साल ही अगले साल चलते हैं। तब तो तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, बच्चे भी इस N+1 सिंड्रोम में आ जाएंगे, उनको तो अपना देश ही बहुत बुरा लगने लगेगा। जो वहाँ पैदा होगा वहाँ बढ़ेगा, उसको तो यहाँ आएगा तो देखेगा कि गाय का गोबर है, यहाँ पे देखेगा तो गंदगी है, तो यहाँ देखेगा ये, वो बच्चा भी उसी उसमें आ जाएगा। तो तुम हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे, तुम्हारा मन होगा आने का, लेकिन तुम कभी नहीं आ सकते। लेकिन अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम वहाँ 1000 बार जाओगे, तुम्हें बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी जाने का, और तुम यहाँ रह के अपने परिवार का भी देख सकते हो, अपने देश के लिए भी कुछ कर सकते हो। यहाँ तक कि वहाँ रह के अगर तुम अगर बहुत सारा रिसर्च करोगे तो हो सकता है तुम्हारे रिसर्च का उपयोग तुम्हारे देश के खिलाफ ही उपयोग हो, क्योंकि वहाँ बच्चे बहुत सारे डिफेंस में करते थे, अच्छे अच्छे बच्चे। क्योंकि मैं तो बहुत उस प्रकार का हार्डकोर इंजीनियर हुआ करता था। तो मैंने तय किया, मैंने कहा सर कि फिर यहाँ क्या करें, तो उन्होंने कहा कि बेस्ट है यहाँ पे तुम्हारे पास जो ऑप्शन है उनमें सिविल सर्विस इज द बेस्ट ऑप्शन, एंड आई डिसाइडेड आई विल गो फॉर सिविल सर्विस। एंड पहले अटेम्प्ट में मैंने सिविल सर्विस में एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया मेरे पास और भी ऑप्शन थे, कॉर्पोरेट में भी जा सकता था, एक आध जगह मैंने 2-3 जगह किया भी, फिर हमारे लोगों ने कहा कि तुमको जाना नहीं रखते और दूसरों का चांस मार रहे हो, तो मैंने छोड़ दिया। मेरी पहली नौकरी IIT में जो कैंपस इंटरव्यू में टेल्को में मिली, लेकिन जब उसके बाद जब मैं हिंदुस्तान लीवर के लिए किया, वहाँ भी मेरा लास्ट स्टेज तक जब आ गया, फाइनल स्टेज पर जब इंटरव्यू तक मेरा आ गया, तो वहाँ कई स्टेज में होते थे सिलेक्शन। लोगों ने कहा कि भाई DS तुम मत करो, तुम्हारे वजह से अगर तुम्हारा हो जाएगा तो दूसरे किसी बच्चे का चांस मारा जाएगा। मैं वहाँ से विड्रॉ कर गया और फिर मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कैंपस इंटरव्यू मैंने साथ बिल्कुल क्लियर था कि मुझे सिविल सर्विस देना ही देना, एंड आई डिड इट एंड गॉट इट फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, बगैर किसी कोचिंग के, कोई कोचिंग नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं, मैं सीधे दिया। और मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का इम्तहान दिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरे देश में पोजीशन नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन पोजीशन नंबर 2, IAS पोजीशन नंबर 19, सब ऐसे ही दिया बिल्कुल। और मुझे लगता है ये सब भगवान रास्ता है। मुझे अपने ऊपर कोई भी किसी प्रकार का इस प्रकार का कोई है ही नहीं मन में कि मैंने किया, मुझे लगता है भगवान ने हमको रास्ता मेरे लिए बनाया था। नहीं तो मुझे गांव से पकड़ करके रांची पढ़ने नहीं ले जाते, मुझे रांची से लेके IIT नहीं, जब मैं रांची से IIT गया था तो हमारे स्कूल का पहला बच्चा था जो IIT पहुंचा था, तो भगवान रास्ता बना दिए थे। तो मुझे लगता है कि एक भगवान के ऊपर अगर पूरा विश्वास हो और अपनी क्षमता के मुताबिक तुम काम करो, ईश्वर ने हर एक को किसी न किसी काम के लिए यहाँ भेजा है, ये मान के चलो। अगर तुम्हें आए हो, तुम्हारे माँ बाप केवल माध्यम भर है, वो माध्यम है तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए, वो पहले भगवान के रूप है, उनका हमेशा आशीर्वाद हमेशा उनसे लेना चाहिए। लेकिन तुमको भगवान ने कोई न कोई काम के लिए यहाँ भेजा है, क्या काम के लिए भेजा ये पता नहीं होता है। अगर हम साधु संत होते तो शायद हमको पता भी चल जाता, लेकिन उन्होंने कुछ तुम्हारे लिए सोच के भेजा है। तो मेरा अपना मानना है कि हर समय तुम अपने आप को बेस्ट रखो। आज तुम लोग पढ़ रहे हो, अब ये मत सोचो कि हम क्या करने वाले हैं आगे। आज हम अगर बेस्ट करेंगे तो कल अपने आप बेस्ट होगा। अगर खेत अच्छे से अगर तैयार होगा, पौधा अच्छा ही बनेगा। अगर उसमें पौधा ठीक से लगा, पौधे की सिंचाई और गुड़ाई और सब कुछ हुआ, तो उसमें फल फूल आएंगे ही आएंगे। ये प्रकृति का नियम है। चाहे कितना भी थपेड़े पड़े, कितने भी उसमें जो आपदा पड़े, उसके बाद भी उसमें फल फूल आएंगे। तो तुम्हें आज की डेट में बेस्ट बनना है। तो मैंने कहा बदलाव बहुत होता है। किसी ज़माने में मैं NCC में बहुत एक्टिव था। मैं NCC के हमारे मेजर मुथैया साहब थे, उनको इतना अच्छा लगता था, इतनी बड़ी बड़ी मूछें और उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था, उनको देख करके मैं बड़ा मिसप्राइज हूँ। जैसे कि सतीश धवन साहब से, प्रोफेसर सतीश धवन से मिसप्राइज हुआ, उनसे भी बड़ा मिसप्राइज हो गया कि मिलिट्री में कितना अच्छा। तो मेरा मन करने लगा मैं मिलिट्री में चला जाऊँ, लेकिन फिर अपने आप खत्म हो गया। मतलब मुझे ये मैं अपने मन की भाव, एक छोटे बच्चे की भाव करता था। जब मैं पढ़ता था उनसे, मैं 3rd ईयर तक NCC में था और बहुत एक्टिव था मैं। तुम सोचो, बच्चों में लखनऊ से कानपुर से लखनऊ दौड़ करके आया। जब इस तरह की कोई काम होता था तो मैं हर चीज़ में वॉलंटियर करता था। कानपुर से लखनऊ 1978 में हम दौड़ करके यहाँ पे हजरत तुम्हारा जो ये यहाँ का KTC बाबू स्टेडियम है, वहाँ पे आकर के 5 राउंड मारे। पहले दिन हम लोग आ गए सरोजनी नगर में, यहाँ पे अपट्रॉन का ऑफिस होता था उनका, जो हुआ था वहाँ हम लोग ठहरे थे रात में। और अगले दिन हम दौड़ करके सरोजनी नगर से आए थे यहाँ पे और आकर के 5 राउंड मारे।
और मैं समझता हूँ कि 3 लोग केवल पूरा पूरा कंप्लीट केवल दौड़ के, बाकी लोग कभी साइकिल में कभी बस में चढ़े थे, लेकिन मैं न बस में चढ़ा था ना साइकिल में चढ़ा था मैं, क्योंकि मन में एक ताकत थी कि करना है तो करना है। अगर तुम मन में बना लो कि करना, वो मुझे वही जो प्रधानमंत्री से मैंने संकल्प से सिद्धि, एक बार मन में संकल्प ले लो, सिद्धि तो ऑटोमेटिक होनी है, क्योंकि सिद्धि भगवान देता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। जो गीता में कहा गया है कि कर्मणैवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करना हमारा केवल हमारा, तो हम केवल कर्म कर सकते हैं, परिणाम तो सब उसके हाथ में। लेकिन अगर सच्चे मन से कर्म करेंगे तो परिणाम भी सही मिलेगा, क्योंकि कर्म भी हमारा कराने वाला क्या वही है, कर्म भी कराने वाला वही है। जो तुम्हारे दिल में हो, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ परमेश्वर के ही कृपा से ही हो रहा है। हमारे अपने बहुत लोगों को दम होता है कि हमने ये कर लिया, 30 मार काम ऐसे हो गए। मुझे तो ऐसा लगता है नहीं, मैं मुख्य सचिव हूँ उत्तर प्रदेश का, लगता है नहीं कि मुख्य सचिव, मैं तो भगवान ने मुझे काम दिया है ताकि मुख्य सचिव के रूप में मैं अपने प्रदेश की कुछ सेवा कर सकूँ। भगवान मुझे क्या क्या, मैं भारत सरकार का सचिव बना, मुझे लगा भगवान ने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ देश के लिए कर सकूँ। चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे तुम्हारा अटल मिशन फॉर अर्बन रिजर्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो, हाउसिंग फॉर ऑल का कार्यक्रम हो, चाहे वो तुम्हारा मेट्रो का जितना सारा देश भर में मेट्रो का विकास हुआ, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन हो उसके बारे में हो, चाहे हृदय की योजना हो जो हमारे कल्चरल स्पेसेस के बारे में हो, ये सब कुछ मुझे लगा भगवान ने मुझे काम दिया कि तुम करो, और मैंने उस भगवान के आदेश को ही लेकर उसको काम को किया, अगर उससे समर्पित होकर के काम करो, और तुम जिस समय जहाँ हो वहाँ अच्छा करो, तो आगे आने वाला समय तो अपने आप ही ठीक होगा। ये प्रकृति का नियम है, और फिर भी कुछ व्यवधान होता है तो फिर तुम अपने को ठीक कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो जो भी लक्ष्य लेकर के चलो, मुझे लगता है कि सिविल सर्विस बनना, तो अपने आप को सिविल सर्विस करने के लिए क्या जरूरत है, अपने आप को कंप्लीटली अवेयर रखना है। आज क्या हो रहा है, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या हो रहा है, आज नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, हमारी आर्थिक गतिविधियाँ क्या हो रही है। तुम लोग सोचो कितने सौभाग्यशाली हो बच्चों, तुम ऐसे समय में तुम लोग आगे बढ़ गए हो जिसमें हमारा देश पूरा बदलाव की तरफ है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता कि मेरा सर्विस का जो अंतिम 10 साल था ऐसे पीरियड था जो कि देश हमारा बहुत तेजी से बदल रहा था। और मैं कभी कभी मन में सोचता हूँ कि जब मैं शुरुआत किया था 1984 में, तब से ऐसा रहा होता तो हम कहाँ से कहाँ ले जाते। हम बहुत स्ट्रगल करते थे, बहुत सारी चीज़ों के स्ट्रगल करते, मन में सोच करके भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। लेकिन अभी तो देश बिल्कुल निबाद और आबाद चल रहा है, बिल्कुल मतलब जिस प्रकार से एक तरह समझ सकते हो कि कहीं कोई रोक टोक नहीं, बिल्कुल देश बढ़ रहा है। यानी कोविड जैसा महामारी जो कि बिल्कुल वैश्विक महामारी थी, पूरी दुनिया को हिला दी, सारी दुनिया की तमाम सारी अर्थव्यवस्थाओं को तहस नहस कर दी, तमाम सारे उनकी जो स्वास्थ्य तंत्र था उसको बर्बाद कर दी। जो लोग अपने आप को टॉप 10 टॉप 5 ऐसे करते थे, हम तो बहुत नीचे हुआ करते थे उस व्यवस्था में, उनको सबको बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। उसमें भी हमारा देश आत्मनिर्भर भारत होकर निकला, उसमें भी हमारा देश विकसित भारत के संकल्प के साथ निकला, उसमें भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था 8%, 7.5%, 8% से ऊपर, अभी 8.3% लास्ट जो रिपोर्ट आया था वो हमारा ग्रोथ हो रहा है। बहुत सारे देशों का निगेटिव ग्रोथ, जो इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तुम लोग, बच्चे पढ़ते होंगे, बहुत सारे देशों का निगेटिव ग्रोथ है, अभी भी पॉजिटिव नहीं हो पाए, 1% 2% पे ग्रो कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी 8.3% पे ग्रो कर रही है, और इट हैज द पोटेंशियल टू ग्रो मोर देन 10%। आज तुम्हारा प्रदेश जो उत्तर प्रदेश, जहाँ पे तुम लोग पढ़ रहे हो, जहाँ पे तुम लोग रहने वाले हो, उत्तर प्रदेश किस तेजी से अभी तुमको देखो, थोड़े दिनों पहले फरवरी के महीने में यहाँ पे एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ था, मार्च में हुआ था, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ था। उस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा, लगभग 10.26 लाख करोड़ के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट ग्राउंड किए गए थे। ये जब प्रोजेक्ट जब बन करके इनका जो प्रोजेक्ट की लाइफ कितना होता है, 1.5 साल 2 साल 2.5 साल, 18 से लेके 36 महीने तक इनकी प्रोजेक्ट लाइफ जब वो पूरे होंगे, इतने सारे जॉब्स यहाँ बनेंगे उत्तर प्रदेश में, इतनी सारी नई नई चीज़ें चालू हो जाएंगी। और जब हमारा पिछले साल 2023 में यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, करीब 35.5 लाख करोड़ रुपए के तो एमयू साइन हुए थे, वो बढ़कर अब 40 लाख करोड़ तक हो गए। और सोचो कि वो जब अगला जो हमारा ग्राउंड ब्रेकिंग होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, वे सारे 40 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट जब यहाँ पे होंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश कैसा हो जाएगा।
ये हमारा जो विकसित भारत का संकल्प है। अगर उत्तर प्रदेश सोचो कि इधर हाल में इतना तेजी से बढ़ा है कि हमारी अर्थव्यवस्था 7वीं होती थी पूरे देश में, 7th। आप तो पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स से पढ़ते हो, आज हम नंबर 2 हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में 11वें नंबर पे हुआ करती थी, 10 साल में हम नंबर 5 है और बहुत जल्दी नंबर 3 हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके फंडामेंटल सारे सुधर चुके हैं और आज पूरे देश में बदलाव का माहौल है। तो तुम्हारे लिए तो ये बड़ा सौभाग्य है कि यू आर बॉर्न इन द एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज नीडेड इज द कमिटमेंट, संकल्प की जरूरत है। व्हाट इज नीडेड इज द क्लियर डायरेक्शन, साफ सोच होनी चाहिए कि हमको ये चीज करना तो करना है, और किस लिए करना है, अपने देश के लिए करना है। तो ये भी तुमसे कहूंगा कि कभी अपने बारे में मत सोचो। अपने बारे में सोचोगे कि हम ये है, हम वो है, कुछ नहीं। हम उसके देश के एक पुर्जे, कल पुर्जा होता है ना, कि कोई भी मशीन में ले लो, तुम्हें कहीं बट, कहीं एक बोल्ट लगा है, कहीं पे कोई नट लगा है, कहीं कुछ लगा है। हम उसके वो चीज़ है जिसको पूरी ताकत दे रहे, देश को ताकत दे रहे। देश का जो इंजन है या अपने प्रदेश का इंजन है, उसको हम लोग बढ़ाने ताकत दे रहे हैं, और कोई भी कर सकता है। मैंने ये भी नहीं सोचो कि ह्यूमैनिटीज़ की हम नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते। आज की डेट में हर कोई कर सकता है। छोटा सा हम जो है, मैंने हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री कोई करता है तो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री कोई बच्चे ने शेफ बनाने के बाद, आज देखो कि कितना तुम सोचते हो। लखनऊ में क्या था, लखनऊ में जब जिस जमाने में लखनऊ का मुख्य विकास अधिकारी हुआ करता था 90 से 93 मैं करीब 3.5 साल यहाँ पे लखनऊ का मुख्य विकास अधिकारी होता था। लखनऊ में कुल मिलाकर के 2 होटल होते थे, कार्ल्टन जो सबसे पुराना था और दूसरा जो क्लार्क्स। तो कार्ल्टन जो कि बहुत पुराना होटल था, अंग्रेजों में का बना था, और मुझे ख्याल है क्लार्क्स जो बना था 70s में बना था। 2 होटल होते थे पूरे लखनऊ में। पूरे लखनऊ की हमारी शहर की आबादी में 8 साढ़े 8 लाख की आबादी हुई। आज लखनऊ करीब 35 लाख की आबादी है। आज यहाँ पे कितने 5 स्टार होटल है, सोचो। ताज आया, यहाँ पे जो है हमारा मैरियट आया, या हिल्टन आया, हयात आया, रेडिसन आया, रामडा आया, कितने सारे कितने सारे यहाँ पे होटल ही होटल हो गए। जब हम यहाँ पे शुरू में 1990 में आए थे, तो हम लोग को, मैं जब शुरू में पहले बार लखनऊ आया था 1990 में, यहाँ पे 1988 में मैं आया था। चित्रकूट में एडीएम था, वहाँ से मैं आया था यहाँ पे जॉइंट सिटी होम बन करके। कभी हम लोग यहीं हजरतगंज में एक कोऑपरेटिव का बिल्डिंग है जहाँ हम लोग गेस्ट हाउस में रहने का हमको जगह मिला था। तो खाना खाने के लिए क्या होता था, एक सरप्री होटल टाइप का होता था कॉर्नर में, और दूसरा एक कोई मैंने इसी 2-3 होते थे, जगह होते थे। आज देखो लखनऊ हजरतगंज देखो कितने जॉइंट्स भर गए। तो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री इतना तेजी से यहाँ वृद्धि हुई है कि कहीं भी नाउ देयर इज अपॉर्चुनिटी, द प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो अमेरिका के बारे में लोग कहता था लोग अमेरिका के बारे में, अमेरिका इज द प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी, इंडिया इज द प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। इस प्रकार से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है। इंडिया हैज बिकम ए प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी, यूपी हैज बिकम ए प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। कहीं भी किसी फील्ड में उठा करके देखो। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया तुम्हें इसके बारे में। आज सोचो कि पहले यूनिवर्सिटीज कितनी होती थी उत्तर प्रदेश में, चुन करके थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज होती थी। कितने यहाँ मेडिकल कॉलेज चुन करके कि इतने मेडिकल कॉलेज है, लखनऊ का मेडिकल कॉलेज है तो झांसी का है, तो गोरखपुर का है, तो बनारस का, ऐसे 4-6-8 हुआ करते थे। आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हर जगह यूनिवर्सिटी बन रही है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हमारी बन गई, इतने सारे हमारे मैंने इतने सारे नर्सिंग के, और बहुत सारी इतनी अपॉर्चुनिटीज आ गई है। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के एयरपोर्ट कितने होते थे, लखनऊ का एयरपोर्ट होता था, वो भी छोटा सा एयरपोर्ट होता था। बनारस का एक छोटा सा एयरपोर्ट होता था, मुझे ख्याल है बनारस में वो छोटा सा एयरपोर्ट हुआ करता था। लखनऊ का छोटा सा एयरपोर्ट होता था, आगरा का भी किंचित टाइप का था। आज 15 एयरपोर्ट लखनऊ में चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। लखनऊ का जाकर के तुम देखो टर्मिनल, खुशी हो जाएगी। हम जब लखनऊ का टर्मिनल बिल्डिंग अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें जब उद्घाटन किया था, हमने वहाँ पे मैं था, तो मैं लखनऊ का सीडी हुआ करता था। देख करके कितना अलग महसूस हुआ। नहीं, लखनऊ सीडी तो मैं विशेष सचिव हुआ करता था पर्यटन डिवीजन का, जब उसका उद्घाटन किया था गुलाम नबी आज़ाद जी ने किया था उद्घाटन में, मंत्री हुआ करते थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे। उसमें मैं सिविल एविएशन और टूरिज्म और स्पोर्ट्स 3 डिपार्टमेंट स्पेशल सेक्रेटरी तो देखा करता था। वो अब वो दिखता ही नहीं है, वो तो बहुत इतना छोटा सा चीज था।
तो जिस प्रकार से ग्रोथ हुआ है एग्रीकल्चर में, मैं देखता हूँ IIT के बच्चे लगे हुए हैं, बिल्कुल सारे के सारे एग्रीटेक में इतना परिवर्तन, इतना सारा जो है एग्रीटेक में परिवर्तन हो रहा है, फाइनेंस में, फिनटेक में, इतनी सारी। और तुम अगर तुम ह्यूमैनिटीज के भी, तुम इकोनॉमिक्स के जो बैकग्राउंड से, अकाउंटेंसी में इतने सारे परिवर्तन कर सकते हो। तो इस प्लेस हैज बिकम प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी, और वो हमारी विजिबिलिटी भी है, दुनिया में हमारा नाम भी हो रहा है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहूँगा कि बेटा आज जहाँ पे हो वहाँ पे डू द बेस्ट, एस्पायर फॉर द बेस्ट, लुक फॉर योर ओन स्ट्रेंथ, उस स्ट्रेंथ को कन्वर्ट करो टू गेट द अपॉर्चुनिटी एंड हैव द क्लियर फोकस, द नेशन फर्स्ट। देश हमारा, हम जो कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। बाकी वो सब, दीज आर ऑल, rest will follow. If you do well, rest will follow, your family will do good. And above all, be honest to yourself all the time. Be grounded all the time. अगर तुम्हारी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी अगर क्वेश्चनेबल हो गई तो चाहे कितना भी मैंने को बहुतों को चढ़ते देखा, एक बार ढह जाते हैं, गिर के ढह जाते हैं। ऑनेस्टी इंटीग्रिटी बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, फंडामेंटल है, फंडामेंटल है। किसी भी सक्सेस के लिए ऑनेस्टी इंटीग्रिटी सबसे फंडामेंटल है, क्योंकि दिस इज समथिंग विच यू सी विद इन योर सेल्फ। हमारी ऑनेस्टी इंटीग्रिटी और कोई बाहर का टेस्ट तो कर सकता है, देख छोड़ भी सकता है, लेकिन हम अपने अंदर से, हमारी अपनी अंतरात्मा हमेशा कह सकती है कि मैं हूं या नहीं हूं। एंड देन बी ग्राउंडेड, जमीन पे हमेशा रहो, उड़ने की आदत ना रखो, उड़ते रहोगे तो फिर जमीन मिलेगी। This is all I wanted to say, and all the very best. All the possible.